जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अब वो घड़ी आन पहुंची है कि जिसके बारे में हम अपने इस प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे कह रहे थे। आज का जो हमारा मौजू है वो अपनी जगह पर ख़ास तो है। वजह क्या है? वजह ये है कि ईरान और हिंदुस्तान के सकाफ़ती मुश्तरकात के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे ख़ास जो चीज़ है वो है हमारे दरमियान उस मेहमान का होना जो इन मुश्तरकात को बहुत ही ज़्यादा गहराई से समझते भी हैं और जानते भी हैं और करीब से देख भी रहे हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताते चलें कि आदमी कहता है कि हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान ऐसे क्या मुश्तरकात हैं जिनको बयान किया जा सके। इतने ज़्यादा हैं, इतने ज़्यादा हैं कि अभी हम जो आपसे बात कर रहे हैं इस वक्त, ये भी जो ज़बान से अल्फाज निकल रहे हैं, जो हमारे आज का मौजू है, अगर उसको ही आप बहुत ही गौर व फिक्र से दिक्कत से देखेंगे तो इन अल्फाजों में आपस में जो एक मेल है, मिलाप है, जिस तरह से मिले हुए हैं, यही एक सबसे बड़ी मिसाल है कि हिंदुस्तान और ईरान के मुश्तरकात के बारे में। इसलिए कि अल्फाज ही जो है कुछ उर्दू के ख़ास हैं, उसमें फ़ारसी है, दोनों मिलकर एक ज़बान वजूद में आई है जो हमारे फ़रहंग को, हमारे यानी हमारे जो आदाब और रसूमात हैं, हमारे कल्चर को पेश करती है। इसीलिए आज ईरान में हिंदुस्तान के फ़रंगी उमूर के मुशीर जनाब बलराम शुक्ला साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। तो सीधे चलते हैं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। सलाम आदाब सभी देखने वालों को, आपको सभी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में आपने हमारी दावत कबूल की और तशरीफ़ लाए। अभी जैसा कि हमने बताया कि हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान सकाफ़ती, फ़रहंगी मुश्तरकात क्या है। लोग बहुत सारे सवालात करते हैं कि भाई वहाँ मतलब मज़हब के हिसाब से भी लोग आम तौर से इस चश्मे से भी देखते हैं, जबकि वो चश्मा अभी आया है, नहीं सही उससे सही पहले का सही। वो लोग नहीं जानते। आम तौर से ये कोशिश भी रहती है लोगों के जो दूसरे ममालिक होते हैं कि जो मुश्तरकात अगर दो ममालिक के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान बहुत गहरे मुश्तरकात हो तो उनको सही। किसी तरह से कम भी किया जा सके, कम रंग किया कम जाए। रंग किया जा सके। लेकिन आप जैसी शख्सियत जहाँ मौजूद होती है तो उन पर इतनी ज़्यादा मेहनत और इतनी ज़्यादा उस पर काम हो जाता है कि जो लोग कोशिश कर रहे होते हैं वो शुक्रिया। चंद बरसों में आप जो है उनकी कोशिश को नाकाम करके फिर से उसको उसी तरह बुनियाद बिल्कुल को सही मजबूत सही कर देते सही। हैं। तो आपकी नज़र में मुश्तरकात हम्म। क्या हैं हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान? हमें सवाल को इस तरह से पूछना जी, चाहिए कि कौन सा ऐसा नुक्ता है जिसमें हिंदुस्तान और ईरान साथ में नहीं बहुत है। से बिल्कुल। तो हजार हास्त रफ़ाक़त मियान बा हिंद, वाह, हिंदुस्तान और ईरान के बीच में हज़ार। हज़ारों साल से, मतलब वो फ़रा जोग्राफिया, फ़रा तारीख़, जी, एक हम खूनी हम रेशगी जो है जी, वो हमेशा गवाही देती है। जैसे आपने कहा कि उसको कम करने का, कम रंग करने के बड़े बड़ी कोशिशें होती कोशिशें हैं। होती हैं, जी, लेकिन जैसे सादी ने कहा है, दरो दीवार गवाही बेदहद कारी हस्त। वाह, अगर कोई पूछे हमारे और उसके बीच में कोई राबता ही नहीं जी, है, कोई ऐसा कहना भी चाहे तो दर और दीवार गवाही देगा। जैसे आपने कहा कि जी, जो हम जबान बोलेंगे, जैसे जी, अब लब गुशाई जी, करेंगे, तुरंत ही हमारी जबान ही गवाही देने लगेगी कि हम दोनों के बीच में कितनी कितनी नज़दीकियां हैं। नज़दीकी है। उर्दू की बात आपने कही, उर्दू खुद इसका एक पदीदा है कि जी, वो सामने आया। अगर उर्दू के अलावा भी हिंदुस्तानी ज़बानें देखें जी, जी, तो फ़ारसी से बहुत ज़्यादा नज़दीकी है। और हर दौर में, चाहे आप पुराने ज़माने में देखें, चाहे ज़माने मियाने में देखें, चाहे आज देखें, जी, आप पुराने ज़माने में भी अगर आप देखें तो ईरान की जो सकाफ़त है, जो उसकी ज़बान है, जी, जी, अवेस्ता लें या पहलवी लें या पुरानी फ़ारसी लें जी, जी, या नई फ़ारसी लें, जी, हर मौके पर, हर मरहले पर जी, जी, आप ईरान और हिंद, मतलब आप पुरानी फ़ारसी के साथ संस्कृत को मिला सकते हैं। बिल्कुल, आप पहलवी के साथ जो हमारी जो मियानी ज़बानें थीं, जो जी, प्राकृत ज़बानें थीं, जी, उनको मिला सकते हैं, आज की ज़बानों के साथ मिला सकते हैं। तो एक तो सिर्फ ज़बान की बात हुई। जी, ज़बान जो है वो हमारी हुवियत का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। तो जी, ज़बान के लिहाज से और फ़रहंग के जितने भी नुक्ते हो सकते हैं, मेमारी हो गई या
खाना हो गया या गाना हो गया, जो कुछ भी है, आप देखें कि फिल्में तो हमारे यहाँ हिंदी की होती हैं, लेकिन जब उसमें गाने होते हैं तो उर्दू के होते हैं। मतलब एक रजिस्टर है, एक जी बात करने का तरीका है, जी उसमें जब तक आप फारसी नहीं मिलाएंगे, उर्दू नहीं मिलाएंगे, तब तक वो इश्क की जबान नहीं बनेगी। वाह, ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। बिल्कुल। बिल्कुल। तो आप कश्मीर से लेके मद्रास तक जाएं, लोग जी जब गाना शुरू करेंगे तो वो उर्दू में गाएंगे। बिल्कुल। आप चाहे फिल्म कितनी भी कठिन संस्कृत निष्ठ हिंदी में हो, लेकिन जब उसमें हीरो गाना गाएगा तो वो उर्दू में ये गाएगा। मतलब जब उसकी बिल्कुल असल जो है पक के सामने बिल्कुल आएगी, सही। जब यानी खाने को असल यानी शक्ल दी जाएगी, तो उसमें फारसी का कहीं ना कहीं या कहीं उर्दू कहीं का रोल वजूद उसमें रहेगा। कहीं ना तो कहीं वजूद रहेगा। तो जी हर जगह फारसी जो है वो हमारी हुवियत का हिस्सा है एक, हम सही। उसको उसके बिना अपने आप को समझ नहीं सकते। इसी तरह से ईरान, जी तो जैसे दो भाई हैं और जैसे हिंदी फिल्मों में बिछड़ जाते हैं और तो उसी तरह से बिछड़े तो नहीं हैं, जी थोड़ा ज्योग्राफिया के लिहाज से अलग अलग हैं, फासले लेकिन वो आ रहे हमेशा खून जो है वो खींचता है एक बिल्कुल सही दूसरे बात को। है। बिल्कुल। तो वो हम महसूस करते हैं उस चीज़ को हमेशा। इसमें मैं जो असल मौजू है धीमे धीमे, इसलिए कि इसमें सबसे अहम रोल कहा जाता है ज़बान का ही होता है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा अहम रोल जो होता है वो शेर और शायरी का होता है। सही। लेकिन उससे उससे पहले हम उधर जाएं, आप बरसों से यहाँ पर हैं, आपका आना जाना है, आप नज़दीक से तमाम चीज़ों को देखते भी हैं, महसूस भी करते हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आप उसको दिल में नहीं रखते, उसको बयान भी करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपने अपनी नज़रों से जो चीज़ देखी है, जो मुश्तरकात आपकी यानी तजुर्बे में आए हैं, उसको थोड़ा सा हमारे नाजरीन के लिए बयान करें। मुझे लगता है कि सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा गवाही देती है, वो एक दूसरे के लिए जो एक जाज़िबा है, जी एक दूसरे के प्रति जो अट्रैक्शन है, जी और वो गैर मसनूई है। जी मतलब बनावटी नहीं है। बनावटी नहीं है। हिंदुस्तान का दूसरे किसी भी ममालिक के साथ, बहुत सारे ममालिक के साथ उसके रवाबित हैं, लेकिन इस तरह से गैर मसनूई, जी इस तरह से बनावटी, गैर बनावटी जो है वो क्यों, उसका उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये इसकी जो बिना है वो फरहंग है, वो सकाफत है। सकाफत। तो लोगों में एक तरह की बातें, मतलब एक जो हमारी अखलाकियात हैं, जो एक समाजी हमारे शऊर हैं, जी जी वहाँ से अगर आप लें, बात करने का तरीका और सोचने का तरीका, जी एक सुलह, आराई जो है, जी वो सारी चीज़ें जो बड़ों का एहतराम, बड़ों का एहतराम, परिवार के साथ रहना, कैसे घर वालों के साथ बिल्कुल मिलें, बिल्कुल भाई बहनों का एहतराम। बिल्कुल, और एक एक जिसको कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, जी जी वो स्पिरिचुअलिटी हर जगह दिखाई पड़ती है हिंदुस्तान और ईरान में। इसलिए अगर आप हिंदुस्तान से कोई आता है ईरान में, तो ऐसे उसको नहीं लगता है कि हम किसी दूसरी जगह पे जा रहे हैं, किसी हाँ, दूसरे घर में जा रहे तो हैं। शुरुआती तौर पे जबान का हाँ थोड़ा तो मुश्किल होती है जबान की, हाँ, लेकिन लेकिन जो मिलते हैं, जिस तरह से मुलाकातें होती हैं, तो वहाँ पर एहसास नहीं बिल्कुल होता है। बिल्कुल, जी बहुत बार तो उन लोगों के वहम जो है ईरान के बारे में होते हैं, वो सब शिकस्ता हो जाते हैं, टूट जाते हैं। जी बहुत बार जो प्रोपेगेंडा ईरान के खिलाफ है, वो जी हमेशा कहता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ चीज़ें हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों का तासुर यही होता है जी जी कि यहाँ आने के बाद जो मैंने ईरान के बारे में सुना था, ऐसा नहीं है। मैंने ईरान इस बहुत ही चीज़ को ज़्यादातर, जी आप यूट्यूब पे भी देखेंगे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ज़्यादातर लोग जो ईरान आए हैं, उसके बाद उन्होंने जाके हाँ उसके बाद अपने नज़रियात को बिल्कुल पेश किया। उनका यही कहना है कि जिस तरह से वेस्टर्न मीडिया, अब सियासी ना चले जाए, बहरहाल कहना पड़ रहा है, जिस तरह से प्रोपेगेंडा करता है, वो उस तरह से बिल्कुल ईरान नहीं। ईरान तो बहुत ही सुकून, बहुत ही अच्छे लोग, बहुत ही यहाँ पर, और आप बिल्कुल देख ही रहे हैं नज़दीक से। बिल्कुल इसके बिल्कुल। कोई ख़ास वाक़या बयान कर सकते हैं? वो खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए जो जी है, हिंदुस्तान के लिए तो हिंदुस्तान में तो अगर आप जाएं, तो मैं 2 साल से यहाँ हूँ, और जी हर दिन मुझे लगता है कि हमारी बुजुर्गदाश्त है। जब हिंदुस्तान की बात सुनते हैं जी तो उनकी आंखें चमक जाती हैं। सही है। हिंदुस्तान के जितने इश्तराकात हैं, बॉलीवुड तो एक आरजी चीज़ है, सही मतलब एक मुखौटा है, जी और वो जी बहुत बड़ा, बहुत बड़ी। बहुत बड़ी बात है जी जी कि उसने बहुत ज़्यादा लोगों पे असर डाला है। लेकिन उसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि वो किस तरह से, जैसे अगर वो
हमको जानते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, तो वो अमिताभ बच्चन के बारे में पूछते हैं, शाहरुख खान के बारे में पूछते जी हैं। जी और जो और संजीदा लोग होते हैं वो फिर और चीज़ों के बारे में पूछते हैं। तो ईरान आने के बाद हम लोगों को हिंदुस्तान समझ में आता है सही सबसे। बात। मतलब हिंदुस्तान इतना अहमियत का हामिल क्यों है, क्यों हिंदुस्तान, वो हिंदुस्तान में हम रह करके शायद उसके बारे में नहीं जान सकते। जी जैसे जी पानी में मछली रहे जी तो जी पुरसन रवंद आब कुजास्त, आपको जा मछली पानी में पूछती सही। है कि पानी पानी है कहाँ, कहाँ, पानी कहाँ पर पानी है। से बाहर निकलती है तो पानी की देखिए, अहमियत ये उसको पता इस पे जो आपने जिन लोगों का नाम लिया हिंदुस्तान के बगैर, ये बहुत बड़े हुनरमंद हैं और बहुत इनका बड़ा बड़ा नाम है। उसकी ख़ास वजह यह है कि ईरान के अंदर हुनर दोस्त लोग, यानी सही हुनर को चाहने सही वाले लोग बहुत ज़्यादा है। यहाँ की बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री आप देखेंगे अक्सर बड़े बड़े जो मुकाबले होते हैं, जश्नवारा जिसे कहते हैं, यहाँ पर फेस्टिवल होते हैं, उसमें जाके इनाम मिलता है। चाहे वो आप क्या बोलते हैं, ऑस्कर हो, चाहे अलग सही अलग सही जहाँ पर सही सही फेस्टिवल में इनको सही। फिल्मों में और स्टेज ड्रामा में भी काफ़ी यहाँ जो है लोग एक्टिव हैं और बहुत बड़े बड़े स्टेज ड्रामा होते हैं। डॉक्टर बलराम शुक्ला साहब, हम आपसे गुफ्तगू जारी रखेंगे। चलते हैं, आप भी एक थोड़ी सी सांस ले लिए और चलते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। जी नाजरीन, तो जल्दी ही आपकी खिदमत में वापस आते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। आप भी चाय की सुस्कियाँ लीजिए, इसलिए कि सवालात बहुत हैं और अब हम जिनके बारे में पूछने वाले हैं उनका हिंदुस्तान से राब्ता बहुत ख़ास है। जी मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि हम वक्फे के बाद आपके सामने एक ऐसे शख्स, एक अजीम शख्स का नाम लेंगे जिसका पहली बार, या उन ईरान में ही पहली बार, बकौल डॉक्टर बलराम शुक्ला साहब के, कि पहली बार उनके ऊपर इंटरनेशनल सेमिनार हुई है। कौन शख्सियत है, क्या है, किस लिए इतना बड़ा नाम है और उनका हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक़ है, मैं अपनी ज़बान से कहूँ तो शायद मज़ा नहीं आएगा। एक शायर की ज़बान से एक अजीम शायर की कहानी सुने तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। जी बलराम शुक्ला साहब। हम बात करेंगे आज तालिब आमूली के बारे में। अजीमुशान शायर थे, वो करने वस्ता के, और जहांगीर के मलिकुश शोरा थे, राज कवि थे आप समझिए। और उनके उनका जो उनकी शख्सियत है वो तजाद से भरी हुई है। मतलब वो आमुल के, माजंदरान के शुमाल के एक गांव में पैदा हुए थे और आगरे तक गए। आगरा उस समय पायतख्त था, वो हिंदुस्तान की राजधानी, हिंदुस्तान की राजधानी थी, और दारुल हिंदुस्तान हुकूमत। जी। दारुल हुकूमत तक पहुँचे। और यहाँ वो अपने आप को रूस्ताई कहने में एक इफ्तिखार महसूस करते हैं। तो यहाँ थे और वो, उनका मज़हब शिया था, और हिंदुस्तान गए और एक सुन्नी बादशाह उनको अपने दरबार में, दारुल हुकूमत में मलिकुश शोरा का खिताब देता है। और ये ख़ुद कहते हैं कि मैं इस तरह का रिंद हूँ कि मुझसे मुल्ला और ब्राह्मण दोनों जो हैं वो फैज़ हासिल करते हैं। तो इस तरह की, सिर्फ 50 भी नहीं हुए थे वो मरहूम हो गए थे और इंतकाल हो गया था। और बहुत लंबा चौड़ा दीवान उन्होंने छोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी, जैसा कि आपने फरमाया कि हम लोग आमुल में गए थे और मरकज़ फ़रहंगी की भी मुआवनत थी उसमें, और उसमें इंटरनेशनल सेमिनार हुआ था। उन पर बहुत सारे ममालिक के लोग आए थे, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अज़रबैजान वगैरह के। और तो वहाँ हमने देखा कि वो एक ऐसा शायर है कि उसकी आशिकी के किस्से जो है वो आमुल की गलियों में गूंजते हैं। तो एक बड़े लेवल पे चला जाना और एक लोगों के बीच में भी अपना हाफिजा छोड़ करके जाना, नकूश छोड़ के, सदियों के बाद, बिल्कुल ये बहुत। और तालिब ये कहते हैं कि माँ बे इस्तक़बाल गम किश्वर बे किश्वर मी रवीम, हम एक देश से दूसरे देश जाते हैं गम का इस्तकबाल करने। तो आमुल से वो इस्फहान गए, इस्फहान से काशान घूमते रहे, गुजरात गए, दिल्ली गए, और लास्ट में जो है एतमादुद्दौला के निस्बत से जहांगीर के दरबार में
उनको वो जगह हासिल हुई। और उनकी शायरी जो है वो, उसमें मैं उनको हिंदुस्तान का एक मुतवातिर सफ़ीर मानता हूँ, क्योंकि जी वो हिंदुस्तान गए, हिंदुस्तान को देखा, हिंदुस्तान की के मौसम, हिंदुस्तान के शहर, ये सारी चीज़ें उनके शायरी में रची मौजूद बसी है। हैं। और उसके निस्बत से, उनके तवस्सुत से जहाँ भी फ़ारसी बोली जाती है और पढ़ी जाती है, वहाँ वहाँ ये चीज़ें जाती हैं। जाती है। तो हमारे लिए, हम हिंदुस्तानियों के लिए जो हिंदुस्तान में हैं, उनके लिए एक बहुत बड़े फ़ख्र की बात, इफ्तिखार की बात है तालिब आमुली का होना। और उनका वो उठे थे आमुल से, लेकिन वो खाक के साथ यकसान हुए आगरे में, आगरा आगरे में जी उनके। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि उनकी जो बहन थी जी सतीउन निसा, वो सतीउन निसा भी वहीं उनके साथ, वो जब भाई चला गया तो तो वो भाई बेचैन के हो विरह को, गई। जी जी हाँ, वो सह नहीं पाई, सुना, तहम्मुल मैंने नहीं। पूरा पढ़ा इसके बारे में। बिल्कुल। और वो गई, गई उस जमाने में एक औरत का वहां जाना, बहुत बड़ी बात है। और वो इतनी बड़ी बाहुनर औरत थी कि उनको जहांगीर के ही दरबार में उनकी जो बेगम थी, बेगमात थी, जी जी उनके उसमें पर शामिल किया उसमें गया उनको। शामिल किया गया। जी और उनकी जो कब्र है अभी भी आगरे में उसी उसी सहन में है, अच्छा ताजमहल के, ताजमहल के ताजमहल साइड के में। सहन में है। तो ये थे तालिब आमूली। ये और तालिब आमूली साहब के बारे में मैं ये पढ़ रहा था, तो मुझे ये भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि एक तो कम, बहुत ही कम उम्र में उनका इंतकाल हो गया, इंतकाल हो गया। और ये भी रहा कि बरसों तक वो नाशना भी रहे, लोग उनको बिल्कुल सही, बुला बैठे थे। सही, ये भी एक इनकी तारीख मिलती है। बिल्कुल। लेकिन इतने ज़्यादा अशआर जो हिंदुस्तान की भी दर्द को बयान करते हैं और अपने दर्द को भी साथ में बयान करते हैं, सही, और उसने ईरान, हिंदुस्तान और ईरान को जोड़े भी रखा है। बिल्कुल। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, जो उनकी शायरी थी उसने कितना इस पुल का काम किया हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान रिश्तों को बरकरार रखने में? बिल्कुल। एक तो हिंदुस्तान के बारे में मुतवातिर उनके बहुत ही उसकी सताइश में बहुत सारे शेर जी मिलते हैं। हिंदुस्तान, जैसे हिंदुस्तान की जो खिसलतें, खसाइल हैं, जैसे जी पान है, उसके बारे में हिंदुस्तान की जो बारिश गाल है, यानी वर्षा काल जी है, जी उसके बारे में बारिश चर्चा का करते, मौसम। बारिश का मौसम, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हिंदुस्तान के जो जहाँ जहाँ गए, उनके उमरा और फुजला और उनके बारे में उन्होंने बहुत सारी कसाइदें कहीं, कसीदे। कसीदे कहे। तो वो कसीदे जो हैं वो एक तरह से हमारे लिए सरमाया है, हमारे लिए, हमारी तारीख़ के लिए सरमाया है। वो जो अमीर था या वो जो जानशीन था, वो किस तरह का था, अगर कोई जानना चाहे जी तो हम रुजू कर सकते हैं उनके दीवान से। और बाकी वो बहुत बड़े शायर हैं, और वो कहते हैं कि हर के आईने बे दस्ते तो दहद दुश्मन तोस्त। कहते कि तुम आज इस तरह से संवरे हुए हो जी कि जी अगर कोई तुम्हारे हाथ में आईना दे देता है तो वो तुम्हारा दुश्मन हो तुम्हारा जाता है, दुश्मन हो जाता क्योंकि तुम अपने को देख करके अपने इस सख्त इश्क में मुब्तला हो जाओगे कि वो आफते जान, तुम खुद अपने लिए आफते जान हो जाओगे। सही बात। तो आशिकी के शेर बहुत सारे हैं उनमें। और एक दर्द जो है, एक अलम, शहर ब शहर घूमने का, और अपने को, जैसा आपने कहा, शिनाख्त नहीं होने का। जैसे कि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े फाजिल लोग होते हैं, उनके साथ एक अलमिया होता ही है, उनको समझने वाले लोग नहीं होते कम हैं। होते हैं। तो बिल्कुल उनकी जैसे एक गज़ल है जो शायद सबसे ज़्यादा मारूफ गज़ल है, वो मैं पढ़ें आप? बिल्कुल बिल्कुल। अज़ौफ बहरजा के निशस्तीम वतन शुद, वज़ गिरिये बहर सू के गुज़श्तीम चमन शुद। तर्जुमा करते जाइए साथ में। इतना कमज़ोर हो गया हूँ मैं, वैसे कमज़ोर थे भी वो, जी जी उनका हुलिया बताया जाता है। उसके वो कहते हैं कि मैं अपने बिस्तर को कांटे की तरह चुभता हूँ। इतना पतला हूँ कि बिस्तर को ही कांटे की तरह चुभता। मैं अपनी कमज़ोरी के नाते, हम जहाँ भी बैठ गए जी वो हमारे लिए वतन हो गया। दाग का वो मिसरा है, हजरत दाग जहाँ बैठ गए। और हमारे आंसुओं से हम जहां भी गुजरे, उन आंसुओं से वो चमन हो गया।
जाने दिगरम बख्श के अनजान के तो दादी चंदन ज गमत खाक बेसर रीख्त के तन शुद। खुदा से कह रहे हैं कि अब मुझे दूसरी जान दो, क्योंकि वो जान जो तुमने दी थी वो तुम्हारे गम में इतना मैंने खाक उस पे डाला कि वो बदन हो बदन गया। हो गया। जान हमारे पास नहीं है, जान बदन हो गया। जी, बदन सुभान जान के अल्लाह। बिना तो जसद है बिल्कुल। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इसलिए अब दूसरी जान दो, क्योंकि वो जान जान नहीं रहा, जान वो नहीं बदन रही, हो गया। बदन। और बहुत सुंदर शेर ये, पैरा हनी अस्तार वफा दूख्त बूदम आहा, चुनताब जफा ये तो नया वर्द कफन शोध। कफन शुद, वाह, बहुत ही। बहुत ही खूबसूरत। और सबसे मारूफ शेर ये है, हर संग के बर सीन जदम नक्श तो बेगिरफ्त। वो शेर के बहुत ही अच्छा शेर, पैरा हनी अस्तार वफा दूख, वफा के तार से जो कपड़ा मैंने बनाया था, जो लिबास हमने बनाया था। वो तुमने जब बेपरवाही की, तुम्हारी जफा की ताब जब न ला सका तो वो कफन बन कफन गया। बन गई। मैंने तो वो उसको अतलस बनाया था, लेकिन वो कफन ला तुम्हारी बेवफाई ने उसे वो कफन कर कफन बना दी, वो मेरा ही कफन बन गया वो। और हर बहुत संग खूब। के बरसीन जदम नक्श तुक बेगिरफ्त और हम सनमी बहरे परस्तीदन मन शुद्ध। वाह, जो भी संग मैंने अपने अपने सीने सीने पर में मारा, चूंकि दिल में तुम्हारी तस्वीर थी, उस पे तस्वीर नक्श नक्श हो हो गई, गई। और वो संग परस्तिश के लिए मेरे लिए बुत बन बुत गया। बन गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहराई है इसको। इसके एक एक अशार का नहीं, मैं समझता हूँ काफ़ी ज़्यादा इस पे बात की जा सकती है। बिल्कुल। और और बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बात ये है इम्पोर्टेंट कि चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं कि देखिए, शायर क्या होते हैं, हमको लगता है कि इन्होंने एक कलम, एक कोई मिसरा कह दिया बस हो गई, जिसमें जो गहराई होती है सही एक एक सही लफ्ज़ में, सही। जो एक एक लफ्ज़ में वाकई गहराई होती है, उसको समझना और उसको अपने अंदर अगर उतार लेंगे तो आप शायर के मुरीद हो बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम चलते हैं, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं इसी गज़ल के साथ, थोड़ा हम इस पे और बात करें, जरूर। और नाज़रीन जो है वो थोड़ा सा एक छोटा सा वक्फा लें, हम भी लेते हैं, आप भी लीजिए, जल्दी आइए, जाइएगा नहीं। जी मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, तो उम्मीद करते हैं अभी तक की हमारी गुफ्तगू आपको पसंद आ रही होगी, और आगे चलते हैं। एक एक लफ्ज़ आपने सुना होगा, शायरी। अगर आपको शेर व शायरी से लगाव है, मोहब्बत है, उल्फत है, तो इस मैदान में एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया जाता रहा है, सबके हिंदी। तो अब ये लोग जानना चाहते हैं, बहुत से लोगों अलग अलग दावा है, अलग अलग शोरा के बारे में कहते हैं कि इसकी बुनियाद डालने वाले ये हैं, इसकी बुनियाद डालने इन्होंने डाला है, अलग अलग लोगों का नाम लेते हैं। बहरहाल हम अगर नाम लेने जाएंगे थोड़ा लिस्ट लंबी हो जाएगी, और उतना मुझे इल्म भी नहीं है, इसलिए कि मैं शायर भी नहीं हूँ। हाँ, शेरों नहीं, अशार पसंद करता हूँ, सुनता हूँ और दिल से सुनता हूँ, लेकिन जो शायर हों और वो भी एक उस्ताद, तो उन्हीं की खिदमत में चलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि ये सब के हिंदी आया कहाँ से। जी डॉक्टर साहब, ये लफ्ज़ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है और लोग पूछते भी हैं, अलग अलग लोगों का मत है इसके ऊपर कि भाई वो कहते हैं इन्होंने, इनकी वजह से शुरुआत हुई, इन्होंने बुनियाद डाली है। आपकी नज़र में क्या, आपने बहरहाल इस पर काम किया है तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। हिंदुस्तान का फ़ारसी के साथ जो राबता रहा है वो बहुत पुराना है जी। और बहुत नज़दीक का रहा है, और उसकी जो, जिसको खुरूज कह सकते हैं हम, जो प्रोडक्ट एक बहुत ही नायाब चीज़ जो निकल कर के आई है, वो सबके हिंदी है। जी सबके हिंदी में जो ख़यालों की उड़ान है जी वो नायाब है, और उसका सबसे बड़ा शायर जो है वो बेदिल दहलवी, बिल्कुल। वो ईरान में तो उसको अब उसके कायल होने लगे हैं लोग। कहते हैं कि अर्श अगर बाशम ज़मीन आसमान बेदिलम, अगर कोई अर्श हो जाए तो वो बेदिल के आसमान के लिए ज़मीन बनेगा। तो इतनी बड़ी ऊंचाई है उसकी। और उसमें उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हिंदुस्तान में पहले से ही हज़ारों साल से शायरी की बहुत ही पुख्ता रिवायत रही है, जी, और वो रिवायत जब फ़ारसी के साथ उसका मिलन हुआ तो वो सबके फ़ारसी के तौर पे, सबके हिंदी के तौर पर आया। सबके हिंदी को बहुत लोग, ईरान में बहुत सारे लोग सबके इस्फहानी भी कहते हैं, इस्फहान से साहिब वगैरह गए थे। साहिब बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बड़े शायर बेदिल के पहले। और जिनकी बात हम आज कर रहे थे, तालिब आमूली। तालिब आमूली, ये आप समझें कि अगर तालिब ना होते
तो साइब और बेदिल ना हो पाते, क्योंकि बहुत गहरी बात कही बिल्कुल, आपने। क्योंकि साइब में वो चीज़ें, वो ख्यालों की पेचीदगियाँ हमको मिलने लगती हैं। जी वो जो ख्यालों का पंछी मार लेने की एक एक मानी, नया मानी जो है वो ले आ पाने की जो बात होती है, जी वो यहाँ से आप तालिब में फरावान देख सकते हैं। तो यहाँ बीच में एक बात कहूँ, क्योंकि टूटा हुआ दिल था इसलिए उनके वहाँ पर बिल्कुल सही बात है। तो टूटा हुआ दिल जो है उसी में शायरी उतरती है, यहाँ तक कि जो फैज़ इलाही है वो भी उसी में उसी में निकलता है। सूफिया कहते हैं कि खुदा का ये कौल है कि सबको जो सालिम चीज़ें अच्छी लगती हैं, सही लेकिन खुदा जो है वो टूटा हुआ दिल पसंद टूट करता के मांगने है। वाले बिल्कुल, क्योंकि दिल का टूटना हमारी अना का टूटना है। बिल्कुल। जब तक अना न टूटे तब तक खुदा उसमें हुलूल कैसे क्या करेगा। बात कही, वाह। तो हमारे जो तालिब हैं वो बहुत तरह से बेमिसाल हैं। हमारे लिए सबके हिंदी के बानियान में से एक हैं। जी और सबसे बड़ी बात है कि वो बार बार ये बात कहते हैं कि मैं गांव का हूँ, मैं किसी बड़े ख़ानदान से नहीं। वो आप समझें कि मुग़ल दरबारों का जो तमतराक जो होता जी था कि सब लोग अपने आप को बड़े नस्ब से जोड़ना चाहते थे। वो कहते हैं कि जो पिछले लोगों की बात करता है, आबा व अजदाद की, वो अयोग्य लोग जो होते हैं जी वो करते हैं, जिनमें सलाहियत नहीं होती। जिनमें सलाहियत नहीं होती है जी वे लोग करते हैं। और मैं जो हूँ मैं अपने बच्चों पर नाज करता हूँ, सही। और मेरे बच्चे जो हैं मेरे अशार हैं। जी और वो कहते हैं कि जो दरिया पर नाज करता है वो खज़फ के अलावा और कुछ नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। बहुत ही सही बात कही है। और आपने मैं भी ये भी पढ़ रहा था कि इनके वालिद जो है वो ऐसा नहीं कि वो गरीब इंसान थे। तालिब आमरी साहब के वालिद ठीक ठाक थे, काफ़ी पैसे वाले थे, लेकिन बहरहाल इन्होंने अपने वजूद को, बल्कि मैं समझता हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं वो उनकी जो जहमत है, जो उनकी सख्ती है, और जिन्होंने इतनी परेशानी और इतना मुसीबत भरा सफ़र करके हिंदुस्तान पहुँचे हैं, तो आज इसी वजह से हम उनकी बात भी कर रहे हैं। और उनकी शायरी, बहरहाल वो बहुत अजीम शायर थे, और वो हमेशा उनकी शायरी रहेगी। उनकी शायरी हमेशा जैसा कि रहेगी। उन्होंने कहा कि जी गमे फसुर्दन व पशमुर्दन अज खजानश नीस्त, गुले हमीशे बहारस्त दाग सीने यमा। जी मेरे सीने का जो दाग है जी जी वो गुले हमीशे बहारस्त, उसमें हमेशा बहार ही बहार रहेगा। डॉक्टर साहब, हमारे पास अब वक्त कम है। मैं कुछ लफ्ज़ों को चाहता हूँ आप बयान करिए अपने उसमें, कि हिंदुस्तान और ईरान की सकाफ़त, इसको और किस तरह, इसमें ऐसा क्या किया जाए कि इसको और ज़्यादा, इस गुलदस्ते को और ज़्यादा बड़ा किया, और ताकि इसके फूल हर तरफ फैले, खुशबू हर तरफ फैले। इसके लिए जो मुश्तरकात हैं जो सकाफ़ती, उसके लिए और क्या रखें, ऐसा काम करें जिसमें यानी और ज़्यादा इसमें नशो और नुमा हो। जी, बहुत ही अहमियत वाला आपका सवाल है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से हमारे आबा व अजदाद बहुत नज़दीक थे, जी उनके बनिस्बत हम लोग कम कारी कर रहे हैं, जी और हमें इस ओर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी और हम नज़दीक आएँ, एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे को नज़दीक से समझें, ये इसकी बहुत ज़रूरत है। मौलाना कहते हैं कि बियाता क़द्र हम दीगर बेदानिम, हम एक दूसरे की कद्र जाने। बिल्कुल। एक हमरेशगी और हम खूनी से बड़ा रिश्ता कोई नहीं हो सकता। जी कोई ईरान और हिंदुस्तान में हमें ये समझना चाहिए कि कोई दूसरा मुमालिक हम एक दूसरे के लिए इतना ज़्यादा सूदमंद, फ़ायदेमंद नहीं हो सकता जितना कि हिंदुस्तान और ईरान है। तो हमने जो रूगर्दानी की हुई है, बेतवज्जोही की गई है, उस बेतवज्जोही को हम लोग दूर रखें। और फिर मौलाना की बात मैं कहूँगा कि आफताब आमद दलील आफताब, हमें बस अगर हम, वो कहते हैं कि आफताब को अगर देखना है तो आफताब को ला करके आप सामने नहीं रखते हैं, जी जी आफताब की ओर बस मुंह कर लेते निगाह कर हैं। लें। तो हम अगर एक दूसरे की ओर निगाह कर लें, तवज्जो कर लें,
तो हमें वो सारी चीज़ें, जो सारी नज़दीकियां हैं, वो हमें पता चल जाएंगी। जो थोड़ी बहुत दूरी रहे वो कम हो जाएगी। और बिल्कुल फिर कोई जो है वो तालिब आमली यानी यहाँ के ईरान के किसी और गांव से उठेगा और हिंदुस्तान तक जाएगा, सही। लेकिन इस बार बिना दर्द के जाएगा, इसलिए कि सही। हवाई जहाज से जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप तशरीफ़ लाए और हमारी गुफ्तगू रही, और उम्मीद करते हैं कि आप फिर आइंदा भी हमें वक्त दीजिए ताकि हम आप यहाँ पर आएँ और इसी तरह की गुफ्तगू रहे, ताकि ये एक चैनल बन सके फिर से, जो है वो शहर चैनल है कहीं, आपके ज़रिए हम एक चैनल बना सकें जिसका राब्ता जो है वो इसी मुश्तरकात, जो फ़रंगी मुश्तरकात हैं, सकाफ़ती मुश्तरकात हैं, उसको और ज़्यादा मजबूत कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ बहुत लाने का। शुक्रिया आपका, आप सभी लोगों का। और मैं ये कहूँगा कि वक्त आपको देना होगा, मैं तो हमेशा इस काम पर मामूर हूँ। नहीं, तो का बिल्कुल बिल्कुल, माँ नकद उम्र सरफ रहे यार कर दईम, कारी के कर दीम हम इनकार कर ये दईम। आपकी हमारा एक आपका ही काम बड़प्पन है और है और यही है। आपकी बुजुर्गवारी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम अभी तक का जो है वो काफ़ी आपको पसंद आया होगा। हम अपनी बातों को डॉक्टर साहब से कोशिश ये करेंगे कि डॉक्टर साहब फिर आएँ और आप बताइएगा इस बार कि हम किस बारे में बात करें, इसलिए कि तजुर्बा बहुत है, एक्सपीरियंस बहुत है, चीज़ें बहुत हैं। हम ऐसा ये हो जाता है, हम अक्सर ये होता है कि जो नेमत होती है उसके जाने के बाद उसकी कदर करते हैं। जब वो नेमत हमारे दरमियान रहती है तो हम उसके बारे में सोचते नहीं हैं। डॉक्टर साहब जवान हैं अभी, इनके पास ख़जाना है, और ख़जाना ऐसा है कि दो मुल्कों की सकाफ़त को एक बार फिर से, एक हैवी प्लेटफॉर्म पर है ऐसा नहीं है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म को बड़ा भी कर सकते हैं और उस प्लेटफॉर्म की बुनियादों को मजबूत भी कर सकते हैं। तो उम्मीद के साथ कि इस प्रोग्राम के बारे में आप अपने नज़रियात को पेश करेंगे, अपनी चीज़ों को रखेंगे, और चलते हैं, फिर वापस आएंगे।